Good afternoon, everyone, and welcome to all. Today we'll begin with another series of lectures, and that series is Developmental Biology Lecture Series. और इस सीरीज़ में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे. जो ये टॉपिक्स होंगे दे वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर CSIR UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को हम समझेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द एडवांस्ड लेवल. तो अब हम ये सीरीज़ है इसको हम स्टार्ट करेंगे आज एक बेसिक टॉपिक से, जो कि हर एक डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट जो है आस्क्स. अब वो क्वेश्चंस क्या है, वी हैव एक्चुअली 2 क्वेश्चंस दैट एवरी डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट जस्ट आस्क्स. ठीक है, तो वो क्या है, वो है हाउ डज द ज़ाइगोट गिव राइज टू द एडल्ट बॉडी. दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज दैट एडल्ट बॉडी प्रोड्यूस येट अनदर बॉडी. ठीक है, तो अब जो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं इनको हम सब डिवाइड करेंगे फॉलोइंग क्वेश्चंस में. अब जो वो फॉलोइंग क्वेश्चंस है तो वो क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो है द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने क्या समझना है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ सिंगल सेल द फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम कहते हैं गिव्स राइज टू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स. यानी मसल सेल्स जो कि बनते हैं एक फर्टिलाइजर एग से जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स बनते हैं, वहाँ से न्यूरॉन्स क्या बनते हैं, वहाँ से लेनस सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ब्लड सेल्स, फैट सेल्स एंड सो ऑन, वहाँ से बनते हैं. ठीक है, अब दिस जनरेशन ऑफ द सेलुलर डाइवर्सिटी इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. इस चीज़ को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. मतलब जब एक ज़ाइगोट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं तो इस डाइवर्सिटी को हम कहते हैं, इस सेलुलर डाइवर्सिटी को हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द डिफरेंशिएशन. सिंस एवरी सेल ऑफ द बॉडी विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस contains the same set of the genes, how can this identical set of genetic informations produce different types of the cells? How can a single fertilized egg cell generate so many different cell types? अब जो दूसरा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन. एक्चुअली ये जो ये क्वेश्चंस है, दीज क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड बाय डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम पहले देखेंगे, तो उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको हम एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द क्वेश्चन ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन. द क्वेश्चन ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन. ठीक है, from the strips that cover a zebra or zebrafish to the anatomical parts of our bodies, cells and tissues are stereotypically positioned in recognizable patterns. Our head is anterior, our tail posterior, and our limbs lateral to the medially positioned nervous system. Our heart is asymmetrically positioned on the left side. Indications of these patterns can be seen early in the embryo. What processes control the elaboration of cell and tissue type patterns? टिश्यू टाइप पैटर्न्स. अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है वो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है द क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस. ठीक है, हाउ कैन द सेल्स इन आवर बॉडी ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स. Our differentiated cells are not randomly distributed, rather they are organized into intricate tissues and organs. ठीक है, during development cells divide, migrate and die. Tissues fold and separate. The folded tubular shape of our brain and spinal cord started at a flattened plate of cells. यानी इसका मतलब है हमारा जो ब्रेन होता है पहले ये एक प्लेट की तरह होता है, एंड दैट प्लेट देन अंडरगोज डेवलपमेंट, एंड उसके बाद हमारे पास जो ब्रेन होता है वो फिर फोल्डेड ट्यूबुलर शेप उसकी बन जाती है. तो पहले ये फ्लैटेड प्लेट होता है. ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रांजिशन होती है, यानी फ्लैटेड प्लेट से लेके फोल्डेड ट्यूबुलर शेप तक जो ये ट्रांजिशन होती है, तो ये डेवलपमेंट की वजह से ही होता है. तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे आगे टॉपिक्स में. ठीक है, आवर डाइजेस्ट सिस्टम फंक्शनली कनेक्ट्स आवर माउथ एंड एनल ओपनिंग्स. This creation of ordered form is called the morphogenesis, and it follows coordinating cell growth, cell migration and cell death. Okay, we'll move on. During development,
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ। इफ ईच सेल इन आवर फेस वायर टू अंडरगो जस्ट वन मोर सेल डिवीजन would be considered horribly malformed. If each cell in our arms underwent just one more round of cell division, we could tie our shoelaces without bending over. How do our cells know when to stop dividing? How our arms are generally the same. Our arms are generally the same size on both sides of the body. How is cell division so tightly regulated? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन। द स्पर्म एंड एग आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैन ट्रांसमिट द instructions for making an organism from one generation to the next. How are these germ cells set apart, and what are the instructions in the nucleus and cytoplasm that allow them to form the next generation? Our next question is the question of regeneration. Some organisms can regenerate every part of their bodies. Some salamanders can regenerate their eyes and their legs, and many reptiles can regenerate their tails, while mammals are generally poor at regeneration. There are some cells in our body, जैसे कि stem cells हैं, that are able to form new structures even in adults. How do stem cells retain this capacity, and can we harness it to cure debilitating disease? Next question is the question of environmental integration. The development of many, perhaps all organisms influenced by cues from the environment that surrounds the embryo or larva. The sex of many species of turtles, for instance, depends upon the temperature that embryo experiences while in the eggshell. The formation of the reproductive system in some insects depends on bacteria that are transmitted inside the egg. Moreover, certain chemicals in the environment can disrupt normal development, causing malformations in the adult. How is the development of an organism integrated into the larger context of its habitat? Our next question is the question of evolution. Evolution involves inherited changes of development. When we say that today's one-toed horse had a five-toed ancestor, we are saying that changes in the development of cartilage and muscles occurred over many generations in the embryos of the horse's ancestors. How do change in the development creates new body forms? Which heritable changes are possible given the constraints imposed by the necessity of the organism to survive as it develops? Thank you. Thank you very much.